सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम क्षितिज गद्य खंड भाग 1 का पाठ 7 मेरे बचपन के दिन करेंगे, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। इस पाठ में उस समय की सजीव यादों का चित्रण किया गया है जब महादेवी वर्मा अपनी सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ विद्यालय में पढ़ा करती थी। इसमें उन्होंने लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय में उनकी सहपाठिनों, छात्रावास का जीवन, उस समय का वातावरण, आपसी प्रेम भाव, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण और गांधी जी के साथ अपनी मुलाकात तथा कवि सम्मेलनों में अपनी उपलब्धियों का संजीव चित्रण किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा मेरे बचपन के दिन। पाठ को शुरू करने से पहले हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयास किए। सन 1987 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थीं। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया है। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति की जानकारी भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन की उन दिनों की स्मृति होती हैं यादें। ये पाठ हमारा एक संस्मरण है, तो जिसमें महादेवी जी ने अपने बचपन के बारे में उसको याद करते हुए लिखा है। तो उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालयों की सहपाठिनों होती हैं जो हमारी सहेलियां होती हैं, उनको साथ पढ़ने वाली, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपनों में सब देखा होगा, परंतु वास्तव में परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि महादेवी जी ने अपने बचपन के बारे में यहाँ पर बताया है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय
200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। यानी इसका अर्थ है कि उस समय लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। मेरे बाबा ने दुर्गा पूजा बहुत की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। खातिर यानी देखभाल। और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो उस समय अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। बाबा यानी उनके पिताजी। पिताजी ने अंग्रेजी, बाबा यानी दादाजी, पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। यानी लेखिका के परिवार में उस समय हिंदी कोई नहीं जानता था। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। यानी लेखिका की माता जी जो हैं वो हिंदी बोलती थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थीं। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा की एक शिक्षाप्रद पुस्तक है, जिसमें बहुत सारी शिक्षाप्रद कहानियां हैं जो बच्चों को या बड़ों को भी जो है पढ़ने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे ही लेखिका की माँ ने लेखिका को पंचतंत्र की कहानियां पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी होती है ज्ञानी स्त्री, यानी जिसको बहुत अधिक ज्ञान हो। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने और संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की बात नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। यानी जो मौलवी साहब उन्हें उर्दू फारसी सिखाने के लिए आते थे तो उसको देखकर लेखिका चारपाई के नीचे छिप जाती थी। यानी उनको उर्दू फारसी सीखना अच्छा नहीं लगता था। तब पंडित जी आए और संस्कृत पढ़ाने के लिए। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय भी मैं बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में मुझको रख दिया। यानी लेखिका का जो दाखिला है वो मिशन स्कूल में करवा दिया। मिशन स्कूल का वातावरण दूसरा था, प्रार्थना भी दूसरी थी। मेरा वहां पर मन नहीं लगा। मैंने वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझे क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं पांचवें दर्जे यानी 5वीं कक्षा में दाखिला लिया। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी और हम लोगों का एक ही मेस था। मेस यानी जहां पर इकट्ठे बैठकर खाना खाया जाता है। उस मेस में प्याज भी नहीं बनता था। वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थीं। उनमें सबसे पहली मेरी जो साथिन बनी वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान। उस समय की वो भी एक बहुत बड़ी लेखिका थी। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान उस समय 7वीं कक्षा में थी। वे कविताएं लिखती थी और मैं भी बचपन से उनके साथ तुक मिलाती आई थी। यानी वो भी कविताएं लिखती थी और लेखिका को भी तुक मिलाने यानी कविता लिखने का शौक था। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। प्रभाती यानी सुबह के समय गाए जाने वाले गीत या भजन। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रिज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। खड़ी बोली जो है वो हिंदी का ही एक विशेष रूप है। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी प्रतिष्ठित हो चुकी थी उस समय।
मैं उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं, और अंत में उन्होंने मेरी डेस्क और किताबों की तलाशी ली तो उसमें से बहुत सारा मेरे द्वारा लिखा हुआ निकल पड़ा। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हों, ऐसे उन्होंने हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझे पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये भी कविताएं लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रास्थवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उसी डाल पर हम बैठ जाते थे और जब लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। हमारी तुकबंदी भी छप जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोगों ने उनमें भी जाना शुरू किया। उस समय हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे तो क्रास्थवेट की मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरियोध जी अध्यक्ष होते थे तो कभी श्रीधर पाठक जी, कभी रत्नाकर जी होते थे तो कभी कोई और, यानी ये सभी जो हैं बहुत बड़े लेखक और कवि हैं। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उस समय मुझे। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला था, बड़ा नकाशीदार, सुंदर, नकाशीदार यानी जिस पर फूल पत्तियां बनाई गई हों। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलनों में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो मुझे यह मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में महात्मा गांधी यानी बापूजी आए। हम लोग तब अपने जेब खर्चे में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब भी बापूजी आश्रम में आते तो उनको वो पैसे दे देते थे। उस दिन मैं बापू के पास गई और अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापूजी को दिखाया और मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया और उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? तो अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि कविता क्या है और ना ही कविता सुनाने के लिए कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी ही होगी, अब चाहे तुम पीतल की कटोरी में खिलाओ या फूल के कटोरे में। फूल यानी एक चमकदार धातु होती है। फिर भी मुझे मन ही मन खुशी हो रही थी कि पुरस्कार में मिला हुआ कटोरा मैंने बापूजी यानी देश के नाम दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सारा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती, किताबें ठीक कर देती। इस तरह मुझे कविता के लिए और भी समय मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी उसे टोके बिना नहीं रहती थी और वो कहती थी, देसी कौवा मराठी बोली।
जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा तो मराठी ही बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी और कहती थी, हम मराठी हूं तो मराठी ही बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। सांप्रदायिकता यानी किसी भी धर्म विशेष में विश्वास नहीं रखा जाता था। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, जो बुंदेलखंड से आई थी वो बुंदेली बोलती थी, किसी में कोई भी अंतर नहीं था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी उस समय। हम एक ही मैस में खाना खाते थे, एक ही प्रार्थना में खड़े होते थे और कोई भी वाद विवाद हमारा आपस में नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं और वो तब तक हमारे साथ ही चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब हमारे साथ रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे और उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए भी वे हमसे कहती थी कि बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे वे उसको पानी भी नहीं देती थी और कहती थी कि राखी के दिन जब तक बहनें राखी ना बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, यानी भाई को खाना नहीं खाना चाहिए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है, राखी बांधने के लिए आ जाओ। फिर हम लोग जाते थे, हमको उनके यहाँ से कुछ लहरिये यानी दुपट्टे होते हैं, दुपट्टे की एक वैरायटी होती है, उसको लहरिया बोला जाता है, तो वो हमें मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर हमारा एक छोटा भाई हुआ तो वहाँ ताई साहिबा ने पिताजी से कहा कि देवर साहब से कहो मेरा नेग ठीक करके दे। नेग होता है कि खुशी के अवसर पर जो हम उपहार आपस में लेते देते हैं उनको नेग कहा जाता है। यानी जब लेखिका का भाई हुआ तो जो नवाब साहब की बेगम थी उन्होंने लेखिका के पिताजी से उपहार मांगा। मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वो दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई ही पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा ही सुंदर है और मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरख यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो उस समय ताई साहिबा ने दिया था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूं अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग आपस में बहुत निकट थे और आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सब कुछ सपना ही था और वो सपना भी आज खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो उस समय यानी अब जो है भारत की कहानी कुछ और होती, यानी हमारा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान है शायद वो अलग नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कक्षा पाठ 7 मेरे बचपन के दिन, जिसमें महादेवी वर्मा ने अपने बचपन की यादों के बारे में बताया है। तो आशा करती हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और यही कार्य आप घर पर दोहराने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।